नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए बुक आई है 2025 की, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोपहर 12 बजे जो हमारी क्लास होती है वह सामान्य ज्ञान की होती है। सामान्य ज्ञान में बात करें तो दोस्तों हम जो है हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न थे इस बुक में हिस्ट्री के सभी प्रश्न को अपलोड कर दिया गया है। 8 या 9 वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। उसके बाद जो है भारत का भूगोल शुरू किया गया है, जिसमें क्रमागत से दिया गया था। इस बुक में सामान्य ज्ञान में पहले हिस्ट्री दिया गया था, उसके बाद ज्योग्राफी दिया गया है। तो हिस्ट्री समाप्त करने के बाद हम ज्योग्राफी का क्वेश्चन शुरू किए हैं, जिसमें से हम बात करते हैं 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न को अपलोड कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में जो है 30 से लेकर 60 तक प्रश्न इस वीडियो में शामिल रहेंगे। अगर बात करते हैं आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, या भारत का भूगोल हो, ज्योग्राफी का हो या हिस्ट्री का हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप जीएस के साथ साथ हिंदी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सभी का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप वहां से क्रमागत से हर एक वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। अब अगर बात करते हैं आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं, प्रश्न संख्या 31 से। देखिए 31 नंबर के प्रश्न में आपसे कह रहा है कि उस स्थान को पहचानिए जहां उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय तूफान कहाँ आते हैं, उस जगह को हमें पहचानना है। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रशांत महासागर में आता है, आर्कटिक महासागर में, अरब सागर में, अरब या फिर प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी या फिर हिंद महासागर। तो आप कहेंगे जो उष्णकटिबंधीय तूफान आते हैं यह बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए इसमें कुछ चक्रवात बताए गए हैं, जैसे हरिकेन जो चक्रवात आता है यह कहाँ आता है, तो आप कहेंगे कैरोबियन सागर में आता है। टाइफून की बात किया जाएगा तो टाइफून चक्रवात चीन में आता है। और विली विली, कहीं कहीं विली विली मिलेगा आपको, कहीं कहीं विली विलीज लिखा गया है। ठीक है, विली विली यह आता है आपके उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के तट में आता है, जिसे हिंद महासागर में भी चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, हिंद महासागर में इन्हें चक्रवात कहा जाता है। विली विलीज कहाँ आता है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में आता है। आगे बात करते हैं। 32 नंबर के प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी जो है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो आप कहेंगे सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। व्याख्या के रूप में बताया गया है कि सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी की सहायक नदियां में जब भी बात किया जाएगा तो श्योक आता है, गिलगित आता है, सिगार, काबुल, जास्कर, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, यह जो नदियां हैं यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। जिसमें से भारत में कौन कौन सी नदियां हैं, तो आप कहेंगे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास नदी हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है सिंधु नदी दमचौक के पास से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से, दमचौक के नामक एक स्थल है, वहाँ से भारत में प्रवेश करती है सिंधु नदी। 33 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सतलुज नदी पर जल विद्युत उत्पन्न और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है। कौन सी परियोजना बनाई गई है जिससे जल विद्युत उत्पन्न होता है, बिजली भी उत्पन्न होती है और सिंचाई का भी कार्य किया जाता है। तो आप कहेंगे वह जो परियोजना बनाई गई है भाखड़ा नांगल परियोजना है। कौन है, भाखड़ा नांगल परियोजना है। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना। देखते हैं ऑप्शन में किस में दिया है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए व्याख्या के रूप में बताया गया है दामोदर घाटी परियोजना जो है स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है।
दामोदर घाटी परियोजना जो है स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना कौन है, तो आप कहेंगे दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आप कहेंगे भागीरथी नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध है। कौन सा बांध है, सबसे ऊंचा की बात किया जाएगा तो टिहरी बांध है। और किस नदी पर बनाया गया है, तो आप कहेंगे भागीरथी नदी पर बनाया जाएगा। वहीं पूछ लिया जाएगा सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो सबसे लंबा बांध की जब भी बात किया जाएगा तो हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर बनाया गया है। कौन सा हो जाएगा, हीराकुंड बांध हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बताया भी गया है इंदिरा गांधी नहर की सबसे बड़ी सिंचाई नहर। इंदिरा गांधी एक ऐसी नहर है, तो आप कहेंगे इंदिरा गांधी जो नहर है यह सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। नहर गांधी जो है इंदिरा नहर, यह निकलती है हरिकेज बैराज से निकलती है और यह राजस्थान में जाके समाप्त हो जाती है। भारत का सबसे लंबा हीराकुंड बांध है जो महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, सबसे लंबा बांध पूछा जाएगा तो हीराकुंड बांध है। और किस नदी पर बनाया गया है, महानदी पर बनाया गया है। सबसे ऊंचा बांध पूछा जाएगा तो आप कहेंगे टिहरी बांध है और यह भागीरथी नदी पर बनाया गया है। चलिए कुछ परियोजनाएं दिए गए हैं और किस नदी पर बनाया गया है। देखिए कह रहा है तुलबुल परियोजना की बात किया जा रहा है, तो आप कहेंगे तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर बनाया गया है। उरी परियोजना, तो उरी परियोजना भी झेलम नदी पर ही बनाया गया है। किशन गंगा परियोजना, तो किशन गंगा नदी पर बनाया गया है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर बनाया गया है। पोंग बांध परियोजना यह जो है ब्यास नदी पर बनाया गया है। नाथपा झाकरी परियोजना जो है सतलज नदी पर बनाई गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है। 34 नंबर के प्रश्न में आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, यह हमसे पूछा गया है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है तो आप कहेंगे लक्षद्वीप है। ठीक है, कौन है, लक्षद्वीप है। इसकी अगर दूरी की बात करते हैं यह 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है लक्षद्वीप। ठीक है, तो आप कह सकते हैं पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं। देखिए व्याख्या के रूप में बताया गया है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो आप कहेंगे कावारत्ती है। 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो आप कहेंगे मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है कौन, 9 डिग्री चैनल। ठीक है, लक्षद्वीप की जो है 36 द्वीप हैं और सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है, मिनिकॉय है। लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है, 36 है। और 36 में सबसे बड़ा जो द्वीप है वह मिनिकॉय द्वीप है। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए और भी बताया गया है कि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। पूछा जाएगा लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे अरब सागर में स्थित है। दादर नगर हवेली दमन और दीव की राजधानी दोनों को मिलाकर कौन है, तो आप कहेंगे दमन इसकी राजधानी है और यह द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पूछ लिया जाएगा तो आप कहेंगे पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, अंडमान निकोबार की। और पूछ लिया जाएगा लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे कावरती है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, छोटा अंडमान तथा कार निकोबार को अलग करता है। अभी हमने 9 डिग्री चैनल को बताया है, वह किसको अलग करता है बताइए, तो आप कहेंगे 9 डिग्री जो चैनल है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है कि पांडुचेरी जो है एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में उसका क्षेत्र फैला हुआ है। उसका राज्य जो है, उसका जो जिला है वह है 3 राज्यों में। तो पहला कौन कौन सा, देखिए यमन पांडुचेरी का जिला है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कराईकल कहाँ है, यह तमिलनाडु में स्थित है। यह जो है उसका पांडुचेरी का एक जिला है। माहे की बात करते हैं तो यह केरल राज्य में स्थित है और माहे जो है सबसे छोटा जिला है। ठीक है, पूरे भारत की बात करते हैं तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, माहे है। और सबसे बड़ा जिला की बात किया जाएगा तो आप कहेंगे कच्छ है जो कि गुजरात में पड़ता है।
ठीक है। तो आप कहेंगे सबसे बड़ा कच्छ है और सबसे छोटा कौन सा है, माहे है। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरिया पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है। शीत साइबेरिया पवन जो ठंडी हवा होती है उसको कौन सा पर्वत रोक देता है भारत में प्रवेश होने से लिए। तो आप कहेंगे जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है, यह ठंडी हवाओं को रोक देता है, भारत में प्रवेश नहीं हो पाती हैं ठंडी हवाएं। किसके कारण, हिमालय पर्वत के कारण। ऑप्शन में देखते हैं दिया गया है, तो आप कह सकते हैं हिमालय पर्वत आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बताया गया है, हिमालय पर्वत के बारे में कह रहा है कि हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला, सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ी जब भी पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कहाँ सतपुड़ा की पहाड़ी है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ लिया जाएगा तो धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। अब देखिए आगे बताया गया है, कह रहा है पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाएगा प्रश्न में कि सह्याद्री किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में आपको मिल सकता है कि पश्चिमी घाट, तो आप कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करेगा तो आप कहेंगे अरावली पर्वत जो है यह सबसे पुरानी पर्वत चोटी है। ठीक है, तो आप कहेंगे अरावली जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सबसे नवीनतम कौन है, तब कहेंगे हिमालय पर्वत है। अरावली पर्वत की श्रृंखला की चोटी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर जो हो जाएगी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और अरावली की बात करते हैं तो यह कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो आप कहेंगे गुजरात से लेकर दिल्ली तक यह स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का किस युद्ध जो है किस देश के साथ हुआ है। आप या तो 1962 का युद्ध से याद कर सकते हैं या तो मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में खींची गई है, तो आप कहेंगे भारत और पाकिस्तान के भारत और चीन के बीच में खींची गई है। कौन, मैकमोहन रेखा खींची गई है। उसकी बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो आप कहेंगे रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है, तो आप कहेंगे कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा खींची गई है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि भारत तथा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, तो आप कहेंगे गेलेफू जो है यह भारत और भूटान के बीच में खींची गई है। भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है, मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान की सीमा जो निर्धारित करती है कौन सी रेखा, तो आप कहेंगे रेड क्लिफ रेखा है। इसमें कह रहा है कि भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है। भारत के सबसे दक्षिण सिरा, सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। सबसे दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। व्याख्या के रूप में बताया गया है, इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ग्रेट बैरियर द्वीप समूह पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार के सबसे जो निचला भाग है ग्रेट निकोबार, वहाँ स्थित है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को किस नाम से जाना जाता था, और तो आप कहेंगे इंदिरा पॉइंट का जो पुराना नाम है पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कह सकते हैं पिगमेलियन पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट का ही नाम है। भारत का सबसे उत्तरी जो बिंदु पूछे लिया जाएगा, सबसे उत्तर में कौन से, सबसे दक्षिण में तो हमने बता दिया कौन सा है, पिगमेलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। अब सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आप कहेंगे इंदिरा काल है। क्या है, इंदिरा काल है, जो कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। ठीक है, और उत्तर की पूछा जाएगा इंदिरा काल, दक्षिण की पूछा जाएगा तो आप कहेंगे इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं।
कह रहा है उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। जो उकाई बांध बनाया गया है किस नदी पर है, तो आप कहेंगे यह तो ताप्ती नदी पर है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 भी हो गया। इसकी व्याख्या के रूप में बताया गया है उकाई बांध को जो है, उकाई बांध को बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह ताप्ती नदी पर स्थित है। उकाई बांध कहाँ है, तो आप कहेंगे ताप्ती नदी पर बनाया गया है। इसे बल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है। सरदार सरोवर के बाद यह गुजरात का जो है दूसरा सबसे बड़ा बांध है। गुजरात का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आप कहेंगे सरदार सरोवर बांध है। उसके बाद दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो आप कहेंगे उकाई बांध है, जिसे बल्लभ सरदार सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कह रहा है उकाई बांध का उपयोग तापी जिले में उकाई शहर में बिजली उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। ठीक है, उसका उपयोग उकाई जो बांध है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप कहेंगे तापी जिले में उकाई शहर में जो है बिजली उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं। देखिए 40 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कृष्णा की पूछा गया है तो घाट प्रभा जो है यह कृष्णा की सहायक नदी है। इसके बारे में क्वेश्चन बताया गया, व्याख्या के रूप में देखते हैं। कह रहा है यमुना की जो सहायक नदी है वह कौन कौन सी है, तो आप कहेंगे यमुना की सहायक नदी है चंबल है, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन और टोंस नदी है। यमुना की कौन कौन सी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन और हिंडन टोंस नदी है। ठीक है, कृष्णा की बात करते हैं तो कृष्णा है घाट प्रभा, तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, यह जो है कृष्णा की सहायक नदी है। कावेरी की बात करेगा तो आप कहेंगे हेमावती, भवानी या फिर काबिनी या फिर अक्रावती के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो सहायक नदी है कावेरी की। नर्मदा की कौन कौन सी, नर्मदा की 3 सहायक नदियाँ हैं। आप कहेंगे ओस संग है और गंजाल है, तवा है। कौन कौन सा है, नर्मदा की ओस संग है, गंजाल है, तवा है। दामोदर की बराकर नदी है और कोनार नदी है। चंबल की बनास नदी है और पार्वती नदी है। ठीक है, 40 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। अगर आप मैप पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल मैप आपके जैसे क्वेश्चन मैप का जो भी दिखाया जाए सीमा से निर्धारित करने वाले राज्य जो हैं या स्पष्ट करने वाले जो देश होते हैं भारत के साथ, तो अगर आप मैप पढ़े हैं तो मैप आपके दिमाग में तुरंत बन जाना चाहिए आपके सामने। तो आप कहेंगे सिक्किम जो है केवल एक राज्य से सीमा साझा करता है। ठीक है, एक राज्य से, और एक राज्य वह कौन सा हो जाएगा जिसके साथ सीमा साझा करता है, और कौन सा, सिक्किम। तो आप कहेंगे केवल मात्र एक राज्य है पश्चिम बंगाल, वह सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। देखिए व्याख्या के रूप में बताया गया है कि सिक्किम को 22वें राज्य के तहत 16 मई 1975 को भारत का राज्य बनाया गया था। भारत का राज्य कब इसे मिलाया गया था सिक्किम को, तो आप कहेंगे 16 मई 1975 को भारत का राज्य का दर्जा दिया गया था। और जब यह राज्य का दर्जा दिया गया था तो उस समय कितने राज्य थे, तो आप कहेंगे 22वां राज्य बना था सिक्किम। ठीक है, आगे बताया गया है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है राज्य, तो आप कहेंगे गोवा है। गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सिक्किम ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि हो या फिर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा कहेंगे, तो आप कहेंगे गोवा है। गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा कौन सा है, तो आप कहेंगे सिक्किम राज्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी बताया गया है कि एकमात्र राज्य से सीमा साझा करता है वेस्ट बंगाल से, इसकी सीमा लगती है सिक्किम राज्य की। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित भारतीय राज्यों की सूची कौन कौन से है। भूटान के साथ साथ कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, भूटान के साथ देखिए पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है। यह जो 4 राज्य हैं यह भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम।
वहीं बात किया जाएगा बांग्लादेश के साथ कौन कौन से सीमा साझा करते हैं, तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम हो जाएंगे। बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। और चीन के साथ साथ कौन कौन राज्य सीमा साझा करते हैं, देखिए चीन की बात करते हैं तो चीन के साथ लद्दाख भी सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश भी सीमा साझा करता है। म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है यह म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल के साथ बिहार है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है। यह जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर पाकिस्तान से पूछ लिया जाएगा तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान में लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर जो है यह पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। आपके सामने दिया गया है लद्दाख है, पंजाब है, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर। आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ के जो स्थापना दिवस मनाया जाता है आप कहेंगे 1 नवंबर 2000 को मनाया जाता है। 1 नवंबर 2000 को मनाया जाता है छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस। व्याख्या के रूप में बताया गया होगा, देखिए इसमें बताया गया है 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो उस समय टोटल राज्य की संख्या कितने थे, तो आप कहेंगे 25 थे और 26वां जो राज्य था वह छत्तीसगढ़ था। ठीक है, और बताया गया है कि और राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाएगा कि आंध्र प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो आप कहेंगे 1 नवंबर 1956 को। तेलंगाना की पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 2 जून 2014 को मनाता है। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को मनाता है। गोवा की बात करते हैं तो 30 मई 1987 को ही मनाता है। गुजरात जो है यह 1 मई 1960 को मनाता है स्थापना दिवस। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा 1 नवंबर 1966 को मनाता है स्थापना दिवस। झारखंड की बात करते हैं तो 15 नवंबर 2000 को मनाता है। महाराष्ट्र जो है यह 1 मई 1960 को मनाता है और उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 को मनाता है। आगे बात करते हैं। 42 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ के आया है तो आप कहेंगे 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना होते थे, उसी के उपलक्ष्य में यह स्थापना दिवस मनाया गया है। आगे बात करते हैं। 43 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी की बात करते हैं तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है कौन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के साथ साथ कौन नदी निकलती है तो आप कहेंगे माही नदी भी अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 44 नंबर के प्रश्न में कह रहा है हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है। हिंद महासागर में समुद्री बंदरगाह कौन सा स्थित है, मनीला फिलीपींस या तो फिलीपींस। आप कहेंगे कोच्चि जो पोर्ट है केरल राज्य में, यह हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए और व्याख्या के रूप में बताया गया है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का ही भाग है। अगर पूछ लिया जाएगा कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है यह किस महासागर का भाग है, तो आप कहेंगे कि हिंद महासागर का यह दोनों भाग हैं। पूछा गया है हिंद महासागर में कई समुद्री बंदरगाह स्थित हैं, जिसमें से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, नवी मुंबई बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह है, केरल आदि भी स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मेडागास्कर द्वीप की बात किया जाएगा तो यह कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे हिंद महासागर का जो मोती कहा जाता है मालदीव को कहते हैं। ठीक है, मालदीव को हिंद महासागर का मोती कहते हैं। अगर प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाएगा
कि हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे मालदीव को कहा जाता है। सेशल्स द्वीप की बात करते हैं तो यह हिंद महासागर में ही स्थित है। आगे बताया गया है, देखिए कह रहा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी जो है काजू के लिए सबसे उपयुक्त होती है। काजू के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, तो आप कहेंगे काजू अगर उगाना है तो आपके पास जो है लाल लैटेराइट मिट्टी होनी चाहिए, जो यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल राज्य में पाई जाती हैं। तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 46 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला या सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। ढोला या सादिया जो पुल बनाया गया है, सबसे लंबा नदी पुल है, यह किस नदी पर बनाया गया है, तो आप कहेंगे यह जो बनाया गया है ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनाया गया है। ढोला या सादिया को दोस्तों आप भूपेन हजारिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, भूपेन हजारिका का ही नाम है ढोला और सादिया। आगे बात कर लेते हैं। देखिए व्याख्या के रूप में आपसे बताया भी गया है कि भूपेन हजारिका या फिर ढोला सादिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। और इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 9.15 किलोमीटर है। और यह जो है लोहित या फिर लोदित कहीं मिलता है, लोदित नदी पर बनाया गया है। ब्रह्मपुत्रा नदी की एक प्रमुख उपमहानदी है। लोदित नदी जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है और उसी नदी पर बनाया गया है। इसका छोर जो है अरुणाचल प्रदेश से शुरू के होते हुए ढोला कस्बे से शुरू होकर और दूसरा जो है असम में समाप्त होता है। यह अरुणाचल प्रदेश से लेकर के असम तक बनाया गया है, जिसकी दूरी जो है 9.15 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं। देखिए व्याख्या के रूप में भी बताया गया है कि ढोला सादिया पुल जो है असम और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और लोहित नदी पर बनाया गया है। दिबांग नदी पुल जो है अरुणाचल प्रदेश में है और दिबांग नदी पर बनाया गया है। महात्मा गांधी सेतु की बात करते हैं तो यह बिहार राज्य में स्थित है और गंगा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। बांद्रा वर्ली सी नदी जो यह जो सेतु है यह बनाया गया था बांद्रा से वर्ली दक्षिण मुंबई, यह माहिम नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 47 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है। लोनार झील कहाँ स्थित है यह हमसे पूछा गया था। सभी को पता होगा कि जो लोनार झील है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। व्याख्या के रूप में बताया गया है कि रामसर संधि को 2 फरवरी 1971 में रामसर शहर ईरान में अपनाया गया था। भारत में यह संधि 1 फरवरी 1982 में लागू हुई थी। भारत में कब लागू हुई, तो आप कहेंगे 1982 में लागू हुई थी रामसर शहर। ठीक है, आगे बात करते हैं। 2 फरवरी 2024 तक भारत के जो है 80 रामसर साइटें शामिल हैं। भारत की पहली रामसर साइट की जब भी बात किया जाएगा तो कौन सी है, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की पहली रामसर साइट में शामिल होने वाला कौन सा क्षेत्र है, तो आप कहेंगे चिल्का झील, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और सबसे छोटी रामसर साइट की बात करेंगे तो रेणुका वेटलैंड है, यह कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बात करते हैं। बड़ा लाचला दर्रे के दोनों किनारे से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती हैं। 2 धारा आती है बड़ा लाचला के दर्रा से, एक चंद्रा आती है और एक भागा आती है। दोनों को मिलाकर कौन सी नदी बन जाती है, तो आप कहेंगे यह चिनाब नदी बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बताया गया है कि चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। चिनाब नदी परियोजना जो है बल्गीहार या फिर सलाल दुलहस्ती परियोजना है। 3 परियोजना किस नदी पर है, तो आप कहेंगे चिनाब नदी पर है। बल्गीहार, सलाल और दुलहस्ती परियोजना। आगे बात करते हैं। 40 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय जो है कटक में स्थित है। नेताजी
का जन्मस्थल आप कहेंगे जी नेता सुभाष चंद्र का जन्मस्थल जो है यह कटक में ही हुआ था। आगे बात करते हैं। देखिए व्याख्या के रूप में बताया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस घर में रहते थे उनका नाम जानकीनाथ था। जो जिस घर में सुभाष चंद्र बोस रहते थे उस घर का नाम क्या था? जानकीनाथ भवन था, जिसे बाद में एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया और यह पर्यटकों के लिए जो है काफ़ी लोकप्रिय है। घूमने वालों के लिए यह काफ़ी लोकप्रिय है और यहाँ अधिक से अधिक लोग घूमने जाते हैं जानकी भवन। देखिए और बताया गया है कि राष्ट्रीय संग्रहालय पूछा जाएगा तो कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे दिल्ली है। और भारतीय संग्रहालय की बात करेंगे तो आप कहेंगे कोलकाता में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब 50 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? भारतीय वन्यजीव संरक्षण कब लागू हुआ था? तो आप कहेंगे यह 1972 में लागू हुआ था। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम लागू हुआ था यह हुआ था 1972 में। आगे बताया गया है। देखिए व्याख्या के रूप में बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए इसका उद्देश्य लागू किया गया था। ठीक है, जो 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो आप कहेंगे इसका उद्देश्य जो था वन्य जीवों की सुरक्षा करना, जो वन में जीव रहते हैं उनकी सुरक्षा करना, उनकी अवैध जो शिकार किया जाता है उस पर तस्करी पर रोक लगाना, व्यापार पर नियंत्रण करना इसका उद्देश्य था। आगे बात करते हैं। प्रवध, मंजीरा, मनेर नदियाँ जो है किसकी दाहिनी सहायक नदियाँ हैं? प्रवर, मंजीरा और मनेर जो नदी है यह किसकी दाहिनी तरफ की सहायक नदी है? तो आप कहेंगे गोदावरी की हैं, जो कि ऑप्शन बी वाले में दिया गया है। बताया गया है कि देखिए प्रवर नदी, मंजीरा नदी और मनेर नदी जो है गोदावरी नदी की दाहिनी ओर सहायक नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदी है? तो आप कहेंगे कावेरी नदी है, महानदी है, कृष्णा नदी है, गोदावरी है, ब्राह्मणी नदी है, वैतरणी और स्वर्णरेखा नदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और वहीं अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी हो जाएगी? तो आप कहेंगे अरब सागर में गिरने वाली एक तो मांडवी है, साबरमती, माही, ताप्ती, नर्मदा नदी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 52 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि खाली स्थान दिया गया है और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। कह रहा है कि कौन कौन सी दो नदी हैं? ताप्ती के साथ आप कह सकते हैं नर्मदा नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी एक दूसरे के लगभग समांतर में बहती हैं। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या के रूप में आपसे बताया गया है कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। मध्य प्रदेश से निकलने वाली दोनों नदियाँ अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन है? तो ओरसंग है, शक्कर है, हिरन है, तवा है, गंजाल है और बंजार है। ठीक है, यह नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी है? ओरसंग है, शक्कर है, हिरन है, तवा है, गंजाल है और बंजार है। नर्मदा नदी पर जबलपुर के भोरा घाट जो है, भोरा घाट में धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी के कहाँ? जबलपुर के भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात स्थित है। 53 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर पर्वत और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच में बहती है? जास्कर पर्वत और लद्दाख पर्वत के बीच में बहने वाली जो नदी है उसका नाम है सिंधु नदी। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन ए वाला, ऑप्शन सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि दिलवाड़ा का जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा का जो जरगा पर्वत चोटियाँ हैं वह किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा से आप याद रखेंगे कहाँ है? राजस्थान में, दिलवाड़ा का जैन मंदिर से। आगे बात करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। देखिए दिलवाड़ा पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग जो है 1442 मीटर है। जरगा पर्वत की
चोटी राजस्थान के उदयपुर जिले में है, जिसकी ऊंचाई लगभग जो है 1431 मीटर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो आप कहेंगे गुरु शिखर है। ठीक है। लूनी नदी अरावली पर्वत से ही निकलती है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है तो आप कहेंगे अरावली पर्वत से निकलती है। अरावली पर्वत का विस्तार दिल्ली रेंज से लेकर आरंभ होकर दक्षिण पश्चिम जो है गुजरात तक फैला हुआ है। अरावली पर्वत कहाँ है? गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। देखिए 55 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि तिराप और नोवा नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती हैं। तिराप नदी और नोवा नदी जो है यह कहाँ बहती हैं तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में यह बहती हैं। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। 56 नंबर के प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। कौन सी पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है तो आंध्र प्रदेश की जब भी बात की जाएगी तो आप कहेंगे पालकोड़ा की पहाड़ियाँ जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ की? पालकोड़ा की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए व्याख्या के रूप में बताया गया है कि पालकोड़ा पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण भाग में पूर्वी घाट का भाग है और यह आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले में कुडप्पा जिले में स्थित है। जो पालकोड़ा पहाड़ियाँ हैं यह कहाँ स्थित है तो आप कहेंगे अनंतपुर जिले में कुडप्पा जिले में स्थित है। ठीक है। अनंतपुर जिला और कुडप्पा जिला में स्थित है। महाबलेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आगे बात करते हैं। 57 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है तो आप कहेंगे नर्मदा नदी जो है यह अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो छतों पर जो वर्षा जल को इकट्ठा करने वाला राज्य पहला बन गया है कौन सा? आप कहेंगे जो छतों पर वर्षा जल संचयन का अर्थ होता है अपने अपने छत पर जो है बरसात के जो भी बारिश का पानी होता है उसे इकट्ठा किया जाए। तो यह करने वाला सबसे पहला भारत का राज्य कौन सा हो जाएगा तो आप कहेंगे यह तमिलनाडु है। ठीक है। जल संचयन इसका होता है कि जल संचयन को आप इकट्ठा कीजिए। जो बरसात के मौसम के पानी होते हैं बरसात के पानी उनको इकट्ठा करके उसका उपयोग किसी और चीज़ में लिया जाएगा। ठीक है। तो आप कह सकते हैं ऐसा करने वाला पहला राज्य जो बन गया है वह तमिलनाडु है। बताया गया है कि वर्षों के छतों पर वर्षा के जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। और यह योजना जो है 2001 में शुरू की गई थी। कह रहा है कि किन्नौर में जो है हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम और दक्षिण पूर्वी छोर को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है। किन्नौर में कौन सी दर्रा जोड़ता है तो आप कह सकते हैं किन्नौर की जब भी बात किया जाएगा तो किन्नौर यह कहाँ स्थित है तो आप कहेंगे किन्नौर की बात की गई है तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किन्नौर में कौन कौन से दर्रे हैं तो आप कहेंगे इसमें से लेप्चा दर्रा जो है यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बताया गया है देखिए किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को लेप्चा दर्रा जोड़ता है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। आगे बताया गया हिमाचल प्रदेश के और कौन कौन से दर्रे हैं दिया गया है। सिपकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, बड़ा लाचला दर्रा है। ठीक है। सिपकिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है तो आप कहेंगे शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से और बड़ा लाचला लेह को मनाली से। आगे बात करते हैं। देखिए चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है। चावल की खेती जो जाबो प्रणाली है भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है तो आप कहेंगे यह नागालैंड की है। कहाँ की है? नागालैंड की है। देखिए व्याख्या के रूप में बताया गया है चावल की खेती की
जाबो प्रणाली भारत के नागालैंड राज्य में प्रचलित है। नागालैंड मूलतः जो है कृषि प्रधान एक राज्य है। यहाँ लगभग 70% जनता जो है कृषि पर निर्भर है। और जाबो का मतलब होता है पानी को तालाब में इकट्ठा करना। ठीक है, जो बरसात के पानी है उसको तालाब में इकट्ठा किया जाता है, फिर उसी से कृषि की जाती है। और यही तकनीकी जो अपनाने वाला है तमिलनाडु राज्य है, जिसे वर्षा का जल संचयन कहते हैं। अब इसमें बताया गया है, देखिए, जो नागालैंड की 70% जनता है वह कृषि पर ही निर्भर करती है। तो आप कह सकते हैं कि जल संचयन करके आप कितना बड़ा आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न था, लास्ट प्रश्न था दोस्तों, 60 नंबर का प्रश्न। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।